एनएसएस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी कृषि योद्धाओं का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन फिर से महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी थी उसके अपन बात करेंगे। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है तो देखिएगा क्या रहेगा। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि मृदा है वो किस भाषा का शब्द है। ये कह रहा है कि जो आपका सोइल है वो सोइल किस भाषा का शब्द है। जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे आपका ग्रीक भाषा का है, आपका लैटिन भाषा का है, आपका रोमन भाषा का, आपका संस्कृत भाषा का है। तो किस भाषा का शब्द है मृदा। तो मृदा क्या है, अपन ये कहें कि पृथ्वी है। क्या है बेटा जी, पृथ्वी है। उस पृथ्वी की ऊपरी सतह का क्या ऊपरी सतह का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपकी मृदा कहलाता है। ठीक है। और ये जो मृदा जो शब्द है वो शब्द किससे बना है बेटा जी, आपके सोलम शब्द से बना है। और इस सोलम शब्द का अर्थ अपने शाब्दिक अर्थ देखें तो वो क्या होता है, फ्लोर या फर्श होता है। तो आपका ये जो मृदा शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, आपके लैटिन भाषा का शब्द होता है। तो आपकी मृदा है वो कौन सी भाषा का शब्द, आपके लैटिन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बढ़ते हैं, आइएगा। मृदा उत्पत्ति और वर्गीकरण का अध्ययन करना क्या कहलाता है। यानी जो मृदा की उत्पत्ति है, वर्गीकरण है, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है। जैसे अपन ऑप्शन की अपन बात करें, जैसे आपका पेडोलॉजी है, आपका एडेफोलॉजी है, आपका अर्बोरिकल्चर है, आपका इरेमोलॉजी है। तो मृदा उत्पत्ति और आपके जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो अपन बात करते हैं, देखिएगा इरेमोलॉजी है, इसकी अपन बात करें तो रेगिस्तान का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, रेगिस्तान का क्या किया जाता है बेटा जी, अध्ययन किया जाता है। तो रेगिस्तान का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपका इरेमोलॉजी कहलाता है। तो रेगिस्तान का क्या करना, अध्ययन करना, वो तो कहलाता है आपका इरेमोलॉजी। अर्बोरिकल्चर की अपन बात करें तो इसका मतलब होता है बेटा जी शाख झाड़ियों का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना, शाख झाड़ियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आपका अर्बोरिकल्चर कहलाता है। एडेफोलॉजी की अपन बात करें तो आपके पौधे की वृद्धि के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, पौधे की वृद्धि के संदर्भ में, पौधे की वृद्धि के संदर्भ में किसका अध्ययन करना, मृदा का अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है बेटा जी, आपका एडेफोलॉजी कहलाता है। अब बच गया आपका पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी क्या कहलाता है, आपकी मृदा उत्पत्ति और वर्गीकरण का क्या कहलाता है, अध्ययन करना कहलाता है। लेकिन पेडोलॉजी की पर बात करें कि पेडोलॉजी शब्द किस भाषा का है, तो ये शब्द होता है बेटा जी आपके ग्रीक भाषा का। क्यों, क्योंकि आपके शब्द के अंत में क्या लग रहा है, लॉजी। तो अपन ये पहले भी अपन ने बात कर ली कि जिस शब्द के अंत में लॉजी या नोमी शब्द लगता है वो किस भाषा का शब्द होता है, आपका ग्रीक का। जैसे आपका इडेफोलॉजी है, आपका इरेमोलॉजी है, ये ग्रीक भाषा के। लेकिन कल्चर शब्द जुड़ता है वो कौन सी भाषा का शब्द, आपके लैटिन भाषा का शब्द होता है। आपकी पेडोलॉजी के अपन और बात करें कि पेडोलॉजी का जो जनक है वो जनक किसको कहते हैं, तो पेडोलॉजी का जनक कहा जाता है वीवी डोकुचेव को कहते हैं। किसको कहते हैं, वीवी डोकुचेव है, उसको अपन पेडोलॉजी का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो आपकी मृदा उत्पत्ति और वर्गीकरण और उसकी विस्तार का जो अध्ययन करना है उसको अपन कहते हैं पेडोलॉजी। तो आंसर होगा आपका पेडोलॉजी। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखिएगा कि पेडोलॉजी का जनक किसको कहते हैं। अभी अपन ने बात की थी कि पेडोलॉजी का जनक है वो किसको अपन कहते हैं, तो अपन ने कहा कि वीवी डोकुचेव है, उसको अपन क्या कहते हैं, आपकी पेडोलॉजी का जनक कहा जाता है। और पेडोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो आपकी ग्रीक भाषा का शब्द है। लेकिन जेबी ट्रिप्लेट किसको कहते हैं, किसका जनक कहते हैं, तो आपका जो जीरो टिलेज आता है बेटा, क्या आता है, जीरो टिलेज आता है। उस जीरो टिलेज का जनक या जीरो टिलेज जो शब्द है वो शब्द किसने दिया था, जेबी ट्रिप्लेट ने दिया था। जीरो टिलेज क्या कहता है, जैसे मान लो कि इसमें प्राथमिक जो भूपरिष्करण होता है, कौन सा होता है, प्राथमिक जो भूपरिष्करण होता है, उस भूपरिष्करण का क्या नहीं किया जाता बेटा जी, उपयोग है वो उपयोग नहीं किया जाता है। तो आपके प्राइमरी जो टिलेज है उसका उपयोग अपन नहीं करते हैं जीरो टिलेज के अंदर। इसमें केवल और केवल बुआई के लिए, सोविंग के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, आपके द्वितीयक भूपरिष्करण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, द्वितीयक भूपरिष्करण का क्या करते हैं, अपन उपयोग करते हैं, वो भी फसल की बुआई के लिए। लेकिन आपको यहां से क्वेश्चन और पूछता है कि जीरो टिलेज है, उस जीरो टिलेज की रीढ़ की हड्डी, किसकी हड्डी बेटा जी, रीढ़ की हड्डी कहलाने वाले जो खरपतवार नाशी हैं वो खरपतवार नाशी कौन से हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए तो वो है बेटा जी, एक तो आता है आपका डाइक्वाट है, इसके अलावा आपका एक आता है पेराक्वाट है, इसके अलावा आपका आता है बेटा जी क्या, ग्लाइफोसेट आता है। क्या आता है बेटा जी, ग्लाइफोसेट।
तो डाइक्वाट पैराक्वाट आपका ग्लाइफोसेट है वो क्या है, जीरो टिलेज या जीरो भू पृथक्करण का क्या कहलाता है, आप ये कह सकते हो जीरो टिलेज हर्बिसाइड भी इनको कह सकते हो, या बैकबोन ऑफ इन जीरो टिलेज या जीरो टिलेज की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाले खरपतवार नाशी। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइमरी टिलेज का अपन उपयोग नहीं करते। अब उपयोग नहीं करेंगे तो आपकी जैसे किसी भी फसल की अपन बुआई करते हैं तो बुआई करने से पहले अपन जुताई वगैरह करते हैं, तो जुताई करने से क्या होता है कि जो भी खेत में आपके खरपतवार वगैरह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अपन प्राइमरी टिलेज का तो यहाँ उपयोग ही नहीं करें, यहाँ ओनली फॉर सेकेंडरी टिलेज का उपयोग करते हैं, ओनली बीज की बुआई के लिए। तो अपन क्या करते हैं, उन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, डाइक्वाट पैराक्वाट और आपका ग्लाइफोसेट का उपयोग अपन करते हैं, क्योंकि ये आपके सभी खरपतवारों को क्या करते हैं, नष्ट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखो जैवी लिविंग को अपन बात करें तो जैवी लिविंग को क्या कहते हैं, कृषि रासायनिकी का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। यानी कृषि रासायनिकी का जो जनक है वो जनक अपन किसको कहते हैं, जैवी लिविंग को कहा जाता है। उसी प्रकार से एमल्ट्रॉन की अपन बात करें तो मृदा जो जांच है, कौन सी जांच है बेटा जी, मृदा जांच है, वो मृदा जांच का जो जनक है वो किसको कहते हैं, अपन एमल्ट्रॉन को कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये था कि आपका जैसे पेडोलॉजी है उस पेडोलॉजी का जनक किसको कहते हैं, तो आपके वीवी डोकुचेव को कहा जाता है। तो आंसर होगा वीवी डोकुचेव। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। आइएगा कि मृदा में खनिज पदार्थ की मात्रा पाई जाती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मृदा है उस मृदा में खनिज पदार्थ की जो मात्रा है वो पाई जाती है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन इसमें 45% है, सेकंड ऑप्शन इसमें क्या है 25% है, थर्ड ऑप्शन क्या है 25% है और फोर्थ ऑप्शन क्या है 20% है। तो मृदा में खनिज पदार्थ की मात्रा होती कितनी है, इसकी सारी अपन बात करते हैं। देखिएगा सोइल कंपोजिशन जो मृदा का जो संगठन होता है, किसका संगठन बेटा जी, मृदा का जो संगठन होता है उसकी अपन बात करें तो मृदा का संगठन है वो 4 अवयभागों से मिलकर बना होता है। कितने अवयभाग होते हैं, 4 अवयभाग होते हैं। 4 अवयभाग कौन से होते हैं, तो बेटा जी एक तो होता है आपका खनिज पदार्थ होता है, कौन सा पदार्थ होता है, खनिज पदार्थ होता है। एक होता है आपका क्या, कार्बनिक पदार्थ होता है, कौन सा पदार्थ होगा, कार्बनिक पदार्थ होगा। तीसरे की अपन बात करें बेटा जी तो वो क्या होता है, मृदा जल होता है, और एक होता है बेटा जी क्या, मृदा वायु होती। तो आपके मृदा का जो संगठन है वो संगठन कितने अवयभागों से मिलकर बना होता है, 4 अवयभागों से मिलकर बना होता है। 4 अवयभागों से, एक तो खनिज पदार्थ, एक आपका कार्बनिक पदार्थ, एक मृदा जल और एक होता है मृदा वायु। अब ये जो 4 अवयव आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा जी, जो 4 अवयभाग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 4 अवयभाग क्या होते हैं, 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कितनी अवस्था, 3 अवस्था में पाए जाते हैं। अब 3 अवस्था कौन सी होती है, तो एक तो होती है बेटा जी कौन सी, ठोस, एक होती है बेटा जी कौन सी, द्रव्य, और एक कौन सी होती है बेटा जी, गैस। यानी आपके मृदा संगठन या सोइल कंपोजिशन की अपन बात करें तो 4 अवयभागों से मिलकर बना होता है। और ये जो 4 अवयभाग है वो कितनी अवस्थाओं में होते हैं, 3 अवस्थाओं में होते हैं, ठोस, द्रव्य और आपका गैस। चलिए मृदा संगठन की अपन और बात करें तो देखिएगा इनको अपन मृदा संगठन के अंदर इसको स्थापित करें सभी को, तो ये है आपका मृदा का संगठन। इनके जो 4 अवयव हैं उनकी सब की अपन क्या करते हैं बेटा जी, बात करते हैं। चलिएगा सबसे पहले तो यहां लिखेंगे अपन क्या, खनिज पदार्थ लिखते हैं। क्या लिखेंगे, खनिज पदार्थ। यहां अपन डालते हैं क्या, आपका कार्बनिक पदार्थ, और दूसरा कौन सा आ गया आपका बेटा जी, कौन, मृदा जल, और एक आता है आपका क्या, मृदा वायु। आपके मृदा संगठन के 4 अवयव होते, लेकिन 4 अवयव भागों का कितना प्रतिशत भाग होता है, तो आपका 45% भाग तो होता है किसका, खनिज पदार्थ का, 5% भाग होगा किसका, कार्बनिक पदार्थ का, और 25% भाग किसका, मृदा जल का, और मृदा वायु का भी कितना प्रतिशत बेटा जी, आपका 25%। 100 का कंपोजिशन पूरा हो गया। तो खनिज पदार्थ 45, कार्बनिक पदार्थ 5%, मृदा जल 25 और मृदा वायु कितनी होती है, 25 से होती है। आपकी जो मृदा होती है ना, उस मृदा का जो सोइल कंपोजिशन या संगठन आपको पूछ लिया जाए तो ये 4 अवयभागों से मिलकर बना होता है। 4 अवयभाग आपके सामने। अब मैंने क्या कहा कि ये मृदा के संगठन के जो 4 अवयभाग हैं 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। 3 अवस्था कौन सी, ठोस, द्रव्य और गैस। अब ये मृदा संगठन के जो 4 अवयव हैं उन अवयव में से कि कौन सा भाग तो ठोस अवस्था में, कौन सा भाग द्रव्य में है, कौन सा भाग है गैस में, इसकी भी अपन बात करते हैं।
तो आपका जो मृदा संगठन का जो खनिज पदार्थ और जो कार्बनिक पदार्थ होता है, ये दोनों ही अवयव किस अवस्था में होते हैं बेटा जी? ठोस अवस्था में होते हैं। तो अपन को ये तो पता चल गया कि मृदा संगठन का कौन सा अवयव है जो ठोस रूप में पाया जाता है? खनिज पदार्थ, और दूसरा कौन सा? आपका कार्बनिक पदार्थ। लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि मृदा संगठन का कितना प्रतिशत भाग है जो ठोस रूप में पाया जाता है, तो भाई खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ दोनों ही ठोस में है। तो ये 45 और ये 5 है, तो 45 + 5 कितने हो गए? 50। यानी मृदा संगठन का 50% जो भाग है ना, वो भाग किस अवस्था में होता है बेटा जी? ठोस अवस्था में होता है। चलिए और अपन बात करते हैं आपके मृदा का जो संगठन है, इधर इसको लेके आते हैं, है ना? आ जाओ। आपकी जो मृदा संगठन के जो अंदर वायु है, वो वायु कौन सी अवस्था में पाई जाती है बेटा जी? ये गैसीय अवस्था में होती है। और गैसीय अवस्था कितनी प्रतिशत होती है बेटा जी? 25%। तो ऐसा कौन सा मृदा संगठन का अवयव है जो गैसीय अवस्था में होता है? तो गैसीय अवस्था में होती है मृदा वायु। और पूछ लिया जाए कितना प्रतिशत, तो आपका 25% होता है। लेकिन जल है, वो जल कौन सी अवस्था में होगा बेटा जी? ये द्रव्य अवस्था में होता है। और द्रव्य अवस्था में भी इसका कितना प्रतिशत भाग? तो आपका 25% जो भाग है ना, वो किस अवस्था में होता है? द्रव्य अवस्था में होता है। तो ठोस रूप में तो कौन सा? खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। और मृदा जल कौन सा में? द्रव्य में। और मृदा वायु कौन सी में? आपने गैसीय अवस्था में पाई जा। लेकिन अब आके ना और बात करा कि अपन को ये तो पता चल गया कि खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ ठोस रूप में होता है, लेकिन मृदा के अंदर वायु और मृदा के अंदर जल ये कहां पाया जाता है? उसकी भी तो पता होना चाहिए। तो देखो बेटा, मृदा के जो कण होते हैं ना, ये मान लो आपके क्या है? मृदा के कण है, आपस में चिपके हुए होते हैं ऐसे। चलो बात भी होगी। मृदा के अंदर आपको ये बीच में स्पेस दिख रहा है ना, इस स्पेस को या इस खाली स्थान को अपन कहते हैं बेटा जी रंध्रावकाश। क्या कहते हैं? रंध्रावकाश कहते हैं। और इन्हीं रंध्रावकाशों के अंदर क्या पाई जाती है बेटा जी? वायु पाई जाती है। और इन्हीं रंध्रावकाशों के अंदर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। तो मृदा कणों के बीच उपस्थित जो रिक्त स्थान या जो खाली स्थान होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? रंध्रावकाश। और उन्हीं रंध्रावकाशों में पाई जाती है क्या बेटा जी? वायु। और उन्हीं में क्या पाई जाती है? जल। अब मृदा जल और मृदा वायु किसको कहेंगे? मृदा कणों के बीच उपस्थित रंध्रावकाश है, उनमें पाई जाने वाली वायु को तो कह देंगे मृदा वायु। मृदा कणों के बीच उपस्थित रंध्रावकाशों में पाए जाने वाला जो जल है, उस जल को अपन क्या कह देंगे बेटा जी? यानी मृदा जल कह देंगे। अब कितना प्रतिशत? जल भी 25 और वायु भी कितना? 25। अपन ये नहीं कह सकते क्या कि मृदा संगठन का ये जो भाग आपको दिख रहा है, यानी मृदा जल और मृदा वायु, ये कौन सा भाग होता है बेटा जी? रंध्रावकाश युक्त भाग होता है। कौन सा भाग होता है? रंध्रावकाश युक्त भाग होता है। अब रंध्रावकाश युक्त भाग कितना हो गया? 25। मृदा के अंदर जल भी 25 और वायु भी कितनी? 25। 25 से 25 कितना हो गया? 50% जो भाग है ना, वो मृदा संगठन का क्या होता है? रंध्रावकाश से युक्त होता है। तो अपन इसको इस भाग में भी अपन बांट सकते हैं कि मृदा संगठन का 50% भाग तो होता है क्या? ठोस। और 50% भाग होता है बेटा जी क्या? रंध्रावकाश युक्त होता है। तो ये तो बात हो गई अपने मृदा संगठन या सोइल कंपोजिशन की। तो अपने यहाँ क्वेश्चन क्या था, तो मैं अपने एक बार वापस रिपीट करते हैं। मृदा संगठन 4 भागों से मिलकर बना होता है। खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल और मृदा वायु। और ये 3 अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। खनिज पदार्थ कितना? 45%। कार्बनिक पदार्थ कितना? 5%। मृदा जल कितना? 25। और मृदा वायु भी कितनी? 25। लेकिन ये 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। तो खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ तो किस रूप में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में। इसलिए यहां से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मृदा संगठन का कितना प्रतिशत भाग ठोस रूप में पाया जाता है? तो 50%। लेकिन मृदा वायु है वो किस अवस्था में? गैसीय में। और जल कौन सी अवस्था में? द्रव्य में। लेकिन आपकी मृदा के अंदर जल और वायु पाई कहां जाती है? तो मैंने आपको क्या कहा कि मृदा के कणों के बीच उपस्थित जो रंध्रावकाश होते हैं, उन रंध्रावकाशों में पाई जाती है वायु, उन्हीं में पाई जाती है क्या? जल। तो अपन ये कह सकते हैं कि मृदा संगठन का ये जो भाग होता है, वो किससे युक्त होता है? रंध्रावकाश से युक्त होता है। और कितना प्रतिशत? 25 और 25, यानी 50% भाग रंध्रावकाश युक्त भाग होता है। चलिए अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। अब क्वेश्चन क्या था कि मृदा में खनिज पदार्थ कितना प्रतिशत भाग होता है? मतलब आपकी जो मृदा है, उस मृदा का अंदर खनिज पदार्थ की मात्रा को अपन देखें तो खनिज पदार्थ कितना प्रतिशत होता है? तो देखो 20% तो कोई चीज होती नहीं है। 5% की बात करें तो ये होता है आपका कार्बनिक पदार्थ। क्या वह? कार्बनिक पदार्थ।
आपके 25% की बात करें तो मृदा वायु भी 25% होती है, और मृदा का जो जल होता है वो जल भी क्या होता है 25% होता है, लेकिन 45% क्या होता है बेटा जी आपका खनिज पदार्थ होता है। इसलिए आंसर कौन सा माना जाएगा आपका 45% इसका आंसर माना जाएगा। चलिए इसी क्रम में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन और बढ़ते हैं, आइएगा। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा प्राथमिक खनिज पदार्थ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोविंग इन प्राइमरी मिनरल्स, यानी ऐसा कौन सा खनिज पदार्थ है जो प्राथमिक है। जैसे आपके ऑप्शन दे रखे हैं बेटा जी, फेल्डस्पार दे रखा है, क्वार्टर्स दे रखा है, एक और दो दोनों दे रखे हैं, एक आपका डोलोमाइट दे रखा है, तो कौन सा है? तो बेटा जी बात यह है कि आपकी मृदा के अंदर जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं ना, क्या पाए जाते हैं? खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ये खनिज पदार्थ होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के रहे? दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन सा हुए, बाकी भी बात कर लिया। एक तो होते हैं बेटा जी प्राथमिक खनिज पदार्थ। कौन से? प्राथमिक खनिज पदार्थ होते हैं। दूसरा कौन सा होता है बेटा जी? द्वितीय खनिज पदार्थ होता है। कौन सा होता है? द्वितीय खनिज पदार्थ होता है। तो आपके खनिज पदार्थों की बात करें तो कितने प्रकार के? दो कौन से? एक तो प्राथमिक और दूसरा कौन सा आपका? द्वितीय। प्राथमिक की अपन ये कहें कि इनकी अधिकता कहां पाई जाती है, तो इनकी अधिकता पाई जाती है बेटा जी बालू मृदा। कौन सी मृदा में? बालू मृदा में पाया जाता है। और आपके द्वितीय खनिज पदार्थ की अपन अधिकता की अपन बात करें तो इनकी जो अधिकता है ना, वो अधिकता कहां पाई जाती है, तो यही लिख देते हैं बेटा जी, कौन सी मृदा में? काली मृदा में पाई जाती है। कौन सी मृदा में? काली मृदा में पाई जाती। अब बात यह आ जाए कि प्राथमिक खनिज पदार्थ है कौन से, उसकी भी अपन बात करें तो एक तो आता है बेटा जी माइका। माइका या इसको अपन कहते हैं क्या? अभ्रक। अब ये माइका या अभ्रक की अपन बात करें तो ये दो प्रकार के हुआ करें। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बायोटाइट। कौन सा टाइट? बायोटाइट। और एक होता है आपका मस्कोबाइट या मस्कोमाइट। ठीक, दो प्रकार का हो। इसके अलावा अपन और बात करें तो एक होता है बेटा जी आपका फेल्डस्पार। कौन सा होता है? फेल्डस्पार। इसके अलावा एक होता है बेटा जी आपका क्वार्टर्स, जिसको अपन क्या कहते हैं? सिलिका ऑक्साइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिका ऑक्साइड भी कहा जाता है। ये भी बात हो गई। तो प्राइमरी मिनरल्स की अपन बात करें या उनकी अधिकता की बात करें तो ये तो पाई जाती है किसमें? आपकी बालू मृदा में। होते कौन से? एक तो माइका हो गया, एक फेल्डस्पार हो गया, एक कौन सा हो गया आपका? क्वार्टर्स, और एक आपका कौन सा हो गया? सिलिका ऑक्साइड। इसके अलावा अपन और बात करें, आपके जो द्वितीय खनिज पदार्थ है इनकी अधिकता किस मृदा में पाई जाती है बेटा जी? काली मृदा में। लेकिन होते कौन से हैं उनकी भी बात करें तो एक तो होता है आपका जिप्सम। इसके अलावा दूसरा होता है बेटा जी आपका डोलोमाइट होता है। क्या होता है? डोलोमाइट। इसके अलावा एक होता है बेटा जी गिब्साइड। कौन सा होता है? गिब्साइड। और इस गिब्साइड को बेटा जी एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। इसके अलावा और अपन देखें तो एक होता है बेटा जी हेमेटाइड होता है। इसके अलावा बेटा जी क्या होते हैं? आपका सिलिकेट क्ले मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? सिलिकेट क्ले मिनरल्स होते, मिनरल्स से होते। अब और देखो, अब सिलिकेट क्ले मिनरल्स है कौन से, उसकी भी बात कर लो तो वो है बेटा जी जैसे आपके केओलिनाइट। कौन सा नाइट? केओलिनाइट। इसके अलावा होता है बेटा जी मोंटे मोरिलोनाइट। ठीक है, चलिए इसके अलावा अपन और देखें तो एक होता है बेटा जी आपका इलाइट, एक होता है बेटा जी आपका कौन सा? वर्मी कुलाइट होता है। ठीक है, एक होता है बेटा जी आपका कौन सा? क्लोराइट। यानी इसी प्रकार से आपके कले खनिज लवण होते हैं। तो आपके कले खनिज लवणों की अपन ने बात की तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक और दूसरा कौन सा आपका? द्वितीयक है। ये दो प्रकार के होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में इसने क्या पूछ लिया कि आपका ऐसा कौन सा है जो प्राथमिक खनिज पदार्थ है, उसकी भी अपन को पता होनी चाहिए। वैसे तो अपन ने पूरे डिटेल की बात कर ली, तो कहीं से भी आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको कहीं अटकने की जरूरत नहीं है। अपन को तो ये भी पता चल गया कि प्राथमिक खनिज पदार्थ कौन से हैं और द्वितीय कौन से हैं। तो अपन को यहाँ क्वेश्चन पे आ जाए कि प्राथमिक खनिज पदार्थ देखो
फेल्डस्पार के बारे में भी अपन ने प्राथमिक पढ़ा, क्वार्टज भी अपन ने प्राथमिक में पढ़ा, लेकिन डोलोमाइट है वो अपन ने प्राथमिक में नहीं पढ़ा। डोलोमाइट किस में होता है बेटा जी? आपके द्वितीयक में होता है। तो इसका आंसर कौन सा माना जाएगा? 1 व 2 दोनों माना जाएगा। फेल्डस्पार और क्वार्टर्स हैं वो क्या है? आपके प्राथमिक खनिज पदार्थ होते हैं। चलिए आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। आइएगा कि लाल मृदा में कौन सा कले खनिज लवण पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लाल मृदा है, उस लाल मृदा में कौन सा कले खनिज लवण पाया जाता है? तो पहले तो अपन ये देख लें कि लाल मृदा है वह भारत में किजा पाई जा, तो ये पाई जाती है बेटा जी तमिलनाडु और आपका कर्नाटक जो राज्य है ना, उस राज्य में पाई जाती। और इस लाल मृदा का आपको ये भी पूछ लिया जाए कि लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो होता है बेटा जी एक तो आयरन की अधिकता के कारण। किसकी अधिकता के कारण? आयरन की अधिकता के कारण होता है, या फिर होता है बेटा जी हेमेटाइड के कारण होता है। किसके कारण? हेमेटाइड के। तो आयरन की अधिकता और हेमेटाइड की कारण है वो लाल मृदा का लाल रंग होता है। आओ क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला ऑप्शन तो दे रखा है, इसमें कुछ है कि लाल मृदा में कौन सा कले खनिज लवण पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसने दे रखा है मोंट मोरिलोनाइट, सेकंड दे रखा है जैसे इलाइट है, आपका थर्ड दे रखा है इन्होंने केओलिनाइट है, और आपका फोर्थ दे रखा है क्लोराइट है। तो लाल मृदा में कौन सा कले खनिज लवण पाया जाता है उसकी अपन बात करें तो देखो एक तरफ बन यही देख लेते हैं। चलिए अपन बात करते हैं किसकी? कले खनिज लवण की। किसकी बात करें? कले खनिज लवण की बात करें। और इन कले खनिज लवणों को अपन एल्यूमिनियम और सिलिका इन दोनों के अनुपात के आधार पर अलग अलग भागों के अंदर इसको बांटा जाता है। चलो आ जाओ, अपन अनुपात रखते हैं 1:1। 1:1 को मतलब क्यों गो कि एक भाग तो एल्यूमिनियम का है और एक ही भाग किसका है बेटा जी? सिलिका है। और इस अनुपात के आधार पर कौन सा कले खनिज लवण आता है? तो आपका केओलिनाइट आता है। कौन सा नाइट आता है? केओलिनाइट। और केओलिनाइट जो कले खनिज लवण है वो किस मृदा में पाया जाता है बेटा जी? लाल मृदा में पाया जाता है। कौन सी मृदा में? लाल मृदा में पाया जाता है। चलो आ बात भी मान ली। इसके अलावा अपन और बात करें तो ये फास्फोरस जो तत्व होता है ना, उस तत्व का क्या करता है? स्थिरीकरण करने का भी काम करता है। कौन सा कले खनिज लवण है? केओलिनाइट। इसके अलावा और बात करें तो आयरन जो तत्व है उस तत्व की क्या पाई जाती है बेटा जी? अधिकता पाई जाती है। किस में? आपकी केओलिनाइट में। तो ये कौन सी मृदा में पाया जाता है? आपकी लाल मृदा में। इसके अलावा अपन अनुपात इसको बढ़ाते हैं। अनुपात बढ़ाएं कितना? 2:1। 2 भाग तो एल्यूमिनियम का कर दें और एक भाग किसका कर दे बेटा जी? सिलिका का कर दे। और इसके आधार पर देखें तो एक तो होता है मोंट मोरिलोनाइट। क्या होता है? मोंट मोरिलोनाइट। मोंट मोरिलोनाइट की अपन बात करें तो किस मृदा में? मृदा पूछी जाए ना तो कौन सी मृदा बेटा जी? काली मृदा। कौन सी मृदा? काली मृदा। अधिकता कौन सी तत्व की हुए? तो मैग्नीज तत्व की अधिकता। कौन सी तत्व की अधिकता? मैग्नीज तत्व की अधिकता होती है। इसके अलावा अपन और बात करें, अरे भाई और कौन सा कले खनिज लवण होता है? तो और भी होता है, उसका नाम है बेटा जी क्या? इलाइट। क्या होता है? इलाइट होता है। और इसके अंदर अपन बात करें तो पोटास तत्व की क्या होता है? स्थिरीकरण होता है। चलो इसकी भी अपन ने बात कर ली। इसके अलावा और भी होता है क्या? अरे होता है, उसका नाम है बेटा जी क्या? वर्मीकुलाइट। यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्मीकुलाइट है, उस कुलाइट की अपन क्या करें बेटा जी? बात अपने करेंगे। तो ये भी, इसका भी एल्यूमिनियम सिलिका का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है। लेकिन ये क्या करता है बेटा जी? आपके धनायन विनिमय क्षमता को बढ़ाने का क्या करता है? काम करता है। कौन सा? आपका वर्मीकुलाइट। ये वर्मीकुलाइट वही है जिसमें अपन प्रोट्रे, नर्सरी के अंदर अपन पढ़ते हैं ना प्रोट्रे, जिसमें अपन कोकोपीट, परलाइट और वर्मीकुलाइट का अनुपात रखा जाता है। जैसे कोकोपीट, वर्मीकुलाइट, परलाइट 3:1:1 के। वही वर्मीकुलाइट जो धनायन विनिमय क्षमता को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। आगे देखो बेटा जी, 2:2 कर दिया जाए। 2:2 कैसे? 2 ही भाग एल्यूमिनियम का, 2 ही भाग किसका? सिलिका का। इसके आधार पे देखें तो कौन सा कले खनिज लवण? क्लोराइट होता है, जो मैग्नीशियम की ब्रूसाइट, कौन सी साइट? ब्रूसाइट परत में पाया जाता है। कौन सा?
आपका क्लोराइड। तो कले, खनिज लवण, एल्यूमिनियम और सिलिका के अनुपात के आधार पर अपन ने बांटा, जैसे 1:1 का, तो कौन सा हो गया, केओलिनाइट, जो किस मृदा में होता है बेटा जी, लाल मृदा में। काली मृदा में पाया जाने वाला जो मोंटमोरिलोलाइट है, आपका इलाइट, वर्मीकुलाइट है, इनका अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। लेकिन ये मोंटमोरिलोलाइट किस मृदा में पाया जाता है, आपकी काली मृदा में पाया जाता है। क्लोराइड की अपन बात करें तो 2:2 होता है, और ये मैग्नीशियम की ब्रूसाइट परत के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन क्या था कि लाल मृदा में कौन सा आता है। देखो मोंटमोरिलोलाइट तो अपन ने कहा कि काली मृदा में पाया जाता है, ठीक है, ये पोटास तत्व की अधिकता पाई जाती है। आपके क्लोराइड है उसमें 2:2 का एल्यूमिनियम सिलिका का अनुपात होता है, जो मैग्नीशियम की ब्रूसाइट परत में पाया जाता है। केओलिनाइट होता है ना, ये पाया जाता है किसमें, आपकी लाल मृदा में। तो इसका आंसर कौन सा होगा बेटा जी, आपका केओलिनाइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन और बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्ले मृदा के कणों का आकार होता है, काली मृदा जिन्हें बोला, हाँ, एक क्ले मृदा का नाम देखो, अन्य नाम देखा, तो इन्हें बेटा जी काली मृदा भी, ठीक है। इसी को अपन क्या कहते हैं, चिकनी मृदा भी कहते हैं, ठीक है। इसी को अपन मृतिका मृदा भी कहते हैं, अरे इसी को अपन भारी मृदा भी कहते हैं। सारा नाम की कहीं बेटा जी इकले मृदा कहीं। और इसी मृदा को अपन क्या कहते हैं, काली कपासी मृदा भी कहते हैं। कौन सी मृदा, काली कपासी। क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा जी कपास की खेती के लिए, किसकी खेती के लिए, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है कौन सी, आपकी काली मृदा। क्वेश्चन क्या है कि काली मृदा के कणों का आकार होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, बार बार एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आओ देखो, पहला ऑप्शन तो दे रखा है इसने 0.002 mm से कम, यहां mm जरूर आएगा बेटा जी, mm से कम। 0.0002 mm से क्या होगा, कम होगा, या 0.02 mm से क्या होगा, कम होगा, या 0.02 mm से क्या होगा, कम होगा, कौन सा होगा। तो देखो बेटा जी ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, अब बच गई है ये। अब आदोन में कौन सा होगा, तो अपन एक बार मृदाओं की अपन वही बात कर लेते हैं। देखिएगा, एक तो होती है मोटी बालू, कौन सी होती है, मोटी बालू होती है। और मोटी बालू के कणों का आकार कितना होता है, 2 से लेकर 0.2 mm होता है। इसके बाद आती है बेटा जी एक आपकी महीन बालू, और महीन बालू के मृदा के कणों का व्यास कितना, 0.2 से लेकर 0.02 mm होता है। इसके अलावा अपन और बात करें, एक होता है सिल्ट, सिल्ट का कितना होगा, 0.2 से लेकर 0.002 mm होगा, अभी बात होगी। लेकिन बच गई कौन सी, क्ले मृदा। क्ले मृदा का आकार होता है 0.02 mm से क्या होता है बेटा जी, कम होता है। मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, मतलब आपको पॉइंट के बाद 0.00022 mm दे के कंफ्यूज कर लेगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा बेटा जी, 0.002 mm से क्या होता है, कम। इसी प्रकार से एक बार जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर करवाया था, और उसमें ऐसा ही क्वेश्चन डाला था कि 0.002 mm से कम, फिर पॉइंट के बाद 3 जीरो डाल दिया, फिर 4 जीरो डाल दिया, फिर 5 जीरो डाल के, और इस प्रकार से अपन ने कर दिया। अपन ये याद रखते हैं कि 0.002 mm से। अब जीरो कितना, तो आपको इस प्रकार से सीक्वेंस याद कर लेना है, और अपन को क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो आ जाओ अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो ऐसा ही तो क्वेश्चन था, तो इस प्रकार से ऑप्शन डाल देगा तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज अपन को नहीं होना। आओ इसका आंसर कौन सा होगा बेटा जी, आपका 0.02 mm से कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन और बढ़ते हैं। आओ देखो, कार्बनिक पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा होती, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कार्बनिक पदार्थ होता है ना, उस कार्बनिक पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। जैसे 5% है, 25% है, 50% है, और 58% है। देखो भाई, आपकी जैसे मृदा की सतह होती है ना, उस मृदा की सतह पर पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ। क्या पाया जाता है भाई, कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। और इस कार्बनिक पदार्थ के अंदर अपन देखें तो नाइट्रोजन होता है ना, उस नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है 5%।
आपके कार्बनिक पदार्थ में कार्बनिक कार्बन भी होता है और कार्बन की मात्रा होती है बेटा जी कितनी प्रतिशत? 58% होती है। कितनी प्रतिशत? 58। और इस कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के आधार पर, किसकी मात्रा के आधार पर? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के आधार पर मृदा भी दो प्रकार की होगी। कौन सी मृदा बेटा जी? एक तो होती है आपकी कार्बनिक मृदा। कौन सी मृदा? कार्बनिक मृदा। और एक होती है बेटा जी कौन सी? अकार्बनिक मृदा। कौन सी मृदा होती है? अकार्बनिक मृदा होती है। कार्बनिक मृदा किसको कहते हैं? ऐसी मृदा जिसमें 20% से क्या होता है? अधिक कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है बेटा जी? 20% से अधिक कार्बनिक पदार्थ होता है। उस मृदा को अपन कहते हैं कौन सी मृदा? आपकी कार्बनिक मृदा। तो ऐसी मृदा जिनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 20% से अधिक होती है, उस मृदा को कहेंगे कार्बनिक मृदा। यही 2015 के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा था कि जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा है, शब्द चेंज कर दिया, बात वही है। कार्बनिक पदार्थ को आप जैविक मृदा बोल सकते हो। तो कार्बनिक मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी प्रतिशत? 20% से अधिक होती है। नेक्स्ट देखो, अकार्बनिक मृदा किसको कहते हैं? अरे भाई जिसमें 20% से क्या होगी? कम कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होगी। क्या होगी? कम कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होगी, उस मृदा को अपन अकार्बनिक मृदा कह देंगे। तो कार्बनिक पदार्थ में नाइट्रोजन कितना? 5% और कार्बन कितना? 58%। और अपन ने यहाँ क्या डिवाइड कर दिया कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के आधार पर मृदाओं को कितने भागों में बांटा है? 2, कार्बनिक और दूसरी अकार्बनिक मृदा। जिसमें 20% से ज्यादा कार्बनिक पदार्थ उसको कार्बनिक मृदा और कम है उसको अकार्बनिक मृदा। तो अपना आंसर कौन सा हो गया बेटा जी? फर्स्ट ऑप्शन इसका हो गया। हाँ, अगर कार्बन पूछता तो कितना आता आपका? 58%। लेकिन आंसर कौन सा हो गया? 58%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जा कि कार्बनिक मृदा में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ये बात लो, क्वेश्चन वहीं से उठ गया कि कार्बनिक मृदा पूछ रहा है और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। अभी अपन ने बात की कि कार्बनिक मृदा है, उसमें 20% से क्या होता है? अधिक कार्बनिक पदार्थ होता है। जिसमें कम होता है उसको अकार्बनिक मृदा कहते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा जी? 20% से कम? ना, ये तो अकार्बनिक हो गई। कौन सी हो गई? अकार्बनिक मृदा हो गई। हाँ, ये आंसर हो गया जिसमें 20% से क्या है? अधिक कार्बनिक पदार्थ होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन और बढ़े से आ जाओ। सामान्य मृदा का औसतन CN अनुपात कितना होता है? औसतन है ये, औसतन CN अनुपात कितना होता है? तो देखो 10:1 है, ठीक, 20:1 है, 100:1 है और 4:1 है। ठीक, सारा दे रखे हैं। अब सुनो मेरी बात, आपका 4:1 अपन देखें तो 4:1 से लेके 9:1 होता है ना, वो तो होता है बेटा जी सूक्ष्म जीवों का। किसका CN अनुपात होता है? सूक्ष्म जीव का होता है। 100:1 का ये बात करें तो बिना सड़ी हुई गोबर की जो खाद होती है ना, उस गोबर की खाद का CN अनुपात कितना होता है? 100:1 होता है। 20:1 की बात करें तो भाई 20:1 की बात करें तो एक तो सड़ी हुई गोबर की खाद, कौन सी खाद? सड़ी हुई गोबर की जो खाद होती है उसका CN अनुपात होता है। और एक होता है जो आपकी दलहनी जो फसलें होती है ना, उन दलहनी फसलों का भी CN अनुपात कितना होता है बेटा जी? 20:1। अब 10:1 की बात करा तो ये एक तो सामान्य मृदा का होता है। किसका होता है? सामान्य मृदा का होता है। एक आपके जो हुमस होता है, उस हुमस का भी CN अनुपात कितना होता है बेटा जी? 10:1 होता है। तो अपने तो सामान्य मृदा का पूछ रखा है, तो ये इसका आंसर कौन सा होगा आपका? 10:1। आपको दलहनी फसलों का पूछ ले या सड़ी हुई गोबर की खाद का पूछ लिया जाए तो 20:1। बिना सड़ी हुई गोबर की खाद का पूछे तो 100:1। 4:1 से 9:1 पूछ लिया जाए तो वो किसका होता है बेटा जी? सूक्ष्म जीवों का CN अनुपात होता है। तो ये है आज के आपके क्वेश्चन। तो आपका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, क्वेश्चनों की बात नहीं है,
क्वेश्चन के साथ पूरा कंसेप्ट अपन क्लियर कर रहे हैं कि यहां से भी क्वेश्चन आए तो अपन अदर जो कंसेप्ट क्लियर करके चल रहे हैं वहां से भी आ जाए तो अपने क्या है क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ और नए क्लास में मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।